जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं। अपने यहाँ पे नई क्लास लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है शिक्षित आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे जो है यूपी टेट की क्लास लेके आया हूँ मैं, जहाँ पे हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। जो हमेशा बच्चों के लिए डर बना रहा है, आप लोगों को दोस्तों हमेशा इंग्लिश का डर बना रहता है। उस डर को रिमूव करने के लिए, उस डर को हटाने के लिए, उस डर को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए मैं आपके लिए ये हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश की क्लास लेके आया हूँ। बिल्कुल देसी और व्यवहारिक तरीके से हम इंग्लिश को पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में मेरी बात आप लोगों को, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको एकदम व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। इंग्लिश को हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखकर मैं यहाँ पर इस जो है सेटअप को बनाया हूँ। और ये यूपी टेट के, और जहाँ पे इंग्लिश हम क्लियर करेंगे। और जो ये सिर्फ जो मतलब ये जो बैच चल रही है, ये सिर्फ यूपी टेट को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ना कि सुपर टेट को। सुपर टेट को भी ध्यान में नहीं रखे, सिर्फ यूपी टेट। और जो है ये लगा लीजिए, अगर कहा जाए तो सुपर टेट को भी क्लियर कर सकती है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको सुपर टेट के लिए नहीं है, लेकिन ये लगा लीजिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है सिर्फ यूपी टेट में। कौन कौन सी टॉपिक कितना पूछता है, कितने कवर करता है, इसी टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, और उतने ही टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को मदद करें। ओके, ये हम लोगों की एक छोटी सी पहल है शिक्षित आजमगढ़ चैनल पे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए यूपी टेट। ओके, 1 से लेके 5 तक, यानी जो यूपी टेट की जो परीक्षा होती है, जिसमें इंग्लिश का जो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ये रहा सिलेबस। चलिए देखते हैं इसका सिलेबस। यूपी टेट में सिलेबस क्या है, मतलब क्या क्या पूछता है और कितनी चीजें पूछता है, कौन कौन सी चीजें को कवर करना है, इसी चीज को हम सिलेबस में पढ़ेंगे। पहले सिलेबस देख लेते हैं इसका, कि सिलेबस इसका क्या है। तो चलिए सबसे पहले नंबर पे देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है यहाँ पर अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को समझिए पहले। अनसीन पैसेज, ये जो अन लगा है, मतलब इसका मतलब होता है, जो अन का जो हिंदी मतलब होता है, ध्यान समझिएगा। ये जो अन का हिंदी मतलब होता है ना, इसकी जो हिंदी मतलब होता है अन, सिर्फ यूएन की बात कर रहा हूं, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली यूएन। तो इसका मतलब होता है ना। ना का मतलब निगेटिव सेंस, आगे बस बोलो, यानी नकारात्मक। यानी अनसीन पैसेज, यानी एक ऐसा पैसेज जिसे पहले कभी ना देखा गया हो, तो यानी अनसीन पैसेज पूछता है। यानी एक छोटी सी कहानी देगा, ठीक है, जो पोइट्री या प्रोज के बेस पे होगा, और उसी से क्वेश्चन पुटअप कर देगा, यानी उसी से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बाद आता है 10 सेंटेंस, जो आपकी 6, 7, 8, 9, 10, 11 की चीजें हैं। ये 10 सेंटेंस के बारे में पूछता है, कि सेंटेंस के पूरे पार्ट्स पूछता है। ओके, कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं, वो सब सारी चीजें पूछता है। तो हम 10 सेंटेंस में कवर करेंगे। ओके, उसके बाद आता है आपका द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ध्यान से समझिए। जो कुछ भी हम इंग्लिश में बोलते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आता है। जैसे हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी हमारे जुबान से निकलता है, वो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही अंतर्गत से आता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर काउंट करते हैं, तो ये देखेंगे। उसके बाद आता है टेंसेस, यानी काल, यानी इसके टेंसेस को पढ़ेंगे। यानी कितने प्रकार के होते हैं, इनके कौन कौन से रूप होते हैं, कहाँ कहाँ पे इसके यूज होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, किस तरीके से टेंसेस से क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट में। इन सब चीज़ों पे हम डिस्कवर करेंगे, जो है कवर करेंगे। ओके, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम जो है एक महायुद्ध की तरह तैयारी करने वाले हैं, और जहाँ पे हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आप ये लगा लीजिए, इस बैच को पढ़ने के बाद ये जो है आप आराम से यूपी टेट की जो है इंग्लिश कवर कर सकते हैं। आपको पूरी जो आपका डर है पूरा निकाल के फेंक देने वाला हूँ मैं। ओके, तब उसके बाद आता है आर्टिकल्स। चलिए देखिए, आर्टिकल्स को भी कवर करेंगे हम लोग।
का आर्टिकल्स भी इसमें कवर करेंगे अच्छे तरीके से, पंक्चुएशन भी कवर करेंगे। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन आता है, वर्ड फॉर्मेशन हम लोग कवर करेंगे। और एक चीज और, रूट को भी कवर करेंगे, ध्यान से समझिए, रूट को भी कवर करेंगे। कुछ लोग इसे प्रीफिक्स और सफिक्स भी बोलते हैं एक तरीके से। तो हम लोग इन सब चीजों, इन दोनों को भी कवर करेंगे। फिर उसके बाद आता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। ये लगा लीजिए, मैंने आपको अभी बता दिया ना कि इसके भी है बेस पे हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी मज़ा देगा कि हम कितने पानी में हैं। आ रही है बात, मेरी बात समझ में आप लोगों को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट? उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आता है आपका सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, इन सब सारी चीज़ों पे क्लियर करेंगे कि सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं बट दिखते प्लूरल हैं, या कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो प्लूरल होते हैं लेकिन दिखते सिंगुलर हैं। इन सब चीज़ों पे, इन सब टॉपिक पे कवर करने वाले हैं हम लोग जो है इसी बैच में। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए, उसके बाद आता है जेंडर की बात करते हैं। जेंडर में ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जेंडर होते हैं, कहाँ पे इनका यूज होता है, कैसे इसका एरर फाइंड करेंगे हम लोग, कॉमन एरर इसका कैसे निकालेंगे, कैसे इसको किस तरीके का क्वेश्चन बनता है ये हमारे एग्जामिनेशन में, ये सब चीज़ों पे हम लोग कवर करने वाले हैं जेंडर के अंतर्गत। ओके, तो मेरे दोस्तों, मैं भाइयों, मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, चैनल को शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि और लोगों को यूपी टेट की क्लासेस मिल जाए। देखिए, आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं, अच्छी बात है। ऑनलाइन में मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप लोग ऑनलाइन में पढ़ के फिर ऑफलाइन में जाएंगे पढ़ने के लिए, तो आपको वही चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। एक इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, और अगर आप यूपी टेट पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ताकि आप अच्छे मार्क्स उठा के ला सकते हैं। देखिए, मैं कई बार कहा हूँ कि प्रैक्टिस और रिवीजन से ही आप महारत ही हासिल कर सकते हैं, किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड में आप सफल हो सकते हैं। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक यू कांट डू एनीथिंग। ओके, आपका बेस मजबूत होना चाहिए, यू नीड टू स्ट्रॉन्ग योर बेस। ओके, आपको अपने बेस को मजबूत करने की आवश्यकता है, अदरवाइज यू कांट अचीव। ओके, तो मेरे दोस्तों, मेरी आप लोगों से शुभकामनाएं हैं ढेर सारी। आप लोग जो है अपने बेस को मजबूत करिए इंग्लिश के, और जो इंग्लिश का डर बना है आप लोगों को वो मैं आपको खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे मैंने लिखा है द सेंटेंस, ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे पहले नंबर पे द सेंटेंस को दिया है। ऐसा क्यों दिया है मैंने, पहले इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, पहले हम अनसीन पैसेज जो पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे अनसीन पैसेज था। हम अनसीन पैसेज को भी पढ़ सकते थे, लेकिन हमने अनसीन पैसेज को इसलिए नहीं पढ़ा, क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि सबसे पहले हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो टॉपिक हमें समझ में आएगी। आ रही है बात समझ में? पहले हम उन टॉपिक को कवर करेंगे जिन टॉपिक पे हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा, उसके बाद हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। ऐसा नियम कानून कोई धर्म नहीं है कि जो चीज़ें पहले लिखी है उसी को हम पढ़ें। हमें वैसे जैसे कहा जाता है कि एग्जाम में सबसे पहले उसे करिए जो चीज़ें आपको आ रही है। आ रही है बात समझ में? ये कहा जाता है। लेकिन मैं जो है यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम उसी तरीके से हम किताब में ऐसे पढ़ेंगे, जो वो चीज़ों को पढ़ेंगे जो चीज़ें पहले हमें समझ में आए, और जिसके बेस पे आगे की चीज़ें पढ़ी जाती है वो चीज़ों को सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा, और हम जो है आप लोगों को कवर कराऊँगा, ताकि आप लोगों का बेस जो है ना बिल्कुल मजबूत हो जाए। आ रही है बात समझ में? चल आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, द सेंटेंस, यहाँ पे देखिए, पहले सेंटेंस की हिंदी समझ लीजिए। इंग्लिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें इंग्लिश की जो है हिंदी नहीं समझ में आती। आ रही है बात समझ? सबसे बड़ी इंग्लिश की प्रॉब्लम यही है कि जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछता है उसी की हमें हिंदी ही नहीं आती। यही सबसे बड़ी हमारी समस्या है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए इस बैच में। अब देखिए, और आपको जरूर आएगी, और आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, और नीचे दिए हुए बोर्ड लाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मिल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप मतलब समझ रहे हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप यानी एक जो वाक्य है, इसका जो हिंदी होता है सेंटेंस की, इसकी हिंदी होती है वाक्य।
ये वाक्य होती है। पहले इसको पढ़ने से पहले ये वाक्य ध्यान से समझ लियो, वाक्य क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं मैं सोच रहा हूं, ये हिंदी में मैं वाक्य बोल रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं, ओके। या वह आ रहा है, यह हिंदी लिखा हमने, वह आ रहा है। पहले हिंदी में समझ लीजिए, इन्हीं को हम लोग वाक्य बोलते हैं, ये हिंदी के वाक्य कहलाते हैं और इंग्लिश में इन्हें हम सेंटेंस बोलते हैं। आ रही है बात मेरी समझ में आप लोगों को? इन्हीं को हम लोग वाक्य बोल रहे हैं, इन्हीं को हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। देखिए कितने लोगों को हंसी आ रही होगी या कितने लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर कितनी बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते बिना बेसिक का, ओके। आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। देखिए द सेंटेंस यानी वाक्य, अब आपने वाक्य देख लिया कि कैसा होता है, या जो मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ आओ, ये वाक्य है, एक तमाचा लगेगा भी, ये वाक्य है। सुन 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 क्या बोला, इसे हम वाक्य बोलते हैं। यहाँ बैठो चुपचाप, इसे भी वाक्य बोलते हैं। इतनी मार मारूंगा ना, मारूंगा कम और लथेरूंगा ज्यादा, ये भी वाक्य है। आ रही है बात समझ में? इन सबको वाक्य बोलते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यहां से निकाल, इसे भी वाक्य बोलते हैं। आओ बाबू, आओ बैठो बैठो बैठो, इसे भी वाक्य बोलते हैं। आ रही बात समझे? तो यानी आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वाक्य किसे कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं, हम लोग वाक्य को देखते हैं, ओके। चलिए वाक्य देखते हैं। आ सेंटेंस इज अ ग्रुप, आ सेंटेंस इज अ ग्रुप मतलब सेंटेंस एक समूह होता है। किस चीज का समूह होता है? ऑफ वर्ड्स, ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक क्या होता है? सेंटेंस समूह होता है। अब वर्ड्स क्या होता है? ध्यान से समझिए, जो ये छोटे छोटे लिखे गए हैं ना, ये जो छोटे छोटे लिखे गए हैं, ये देखिए, ये इन्हीं को वर्ड बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। जब कई सारे रहते हैं तो उन्हें वर्ड्स बोल देते हैं, यानी प्लूरल में काउंट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? चलिए देखिए आगे बढ़िए। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक शब्दों का क्या समूह, दैट यानी जो मेक्स कंप्लीट सेंस, जो पूरा पूरा क्या प्रकट करे? भाव प्रकट करे। इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उसी को एक वाक्य कहते हैं। इट मीन्स शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा पूरा भाव प्रकट करे। आ रही बात समझ में? भाव पूरा का पूरा प्रकट करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। इस बात को दिलो दिमाग में बैठा कर रखिएगा। ये आपसे डिफिनेशन नहीं पूछने वाला है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बताया हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन क्या होती है और हिंदी में डिफिनेशन क्या होती है। ऐसा नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आ सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इसकी डिफिनेशन को हम याद ही कर ले, ओके। ध्यान से देखिए, वाक्य शब्दों का वह समूह होता है, यहां पे हिंदी में दिया है कि वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिससे पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है। यानी जिससे क्या निकले? पूरा का पूरा क्या निकले? अर्थ निकले, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को यहां तक के समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आप ध्यान से देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए जरा, तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए बाबू। तो आप लोग क्या है ये जो लड़का है, ये जो लड़का है, ये कहाँ गए बे? क्यों भाग रहा है इधर उधर? ठीक है, लड़का इधर ही उधर भागता है। ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है? ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है? ये किताब पढ़ रहा है। हम यही कहेंगे कि वह जो है, यह लड़का किताब पढ़ रहा है या वह किताब पढ़ रहा है। हम इसको देखकर यही बोलेंगे हिंदी में कि वह किताब पढ़ रहा है, या यह लड़का किताब पढ़ रहा है, या यह लड़का लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा है, या वह लड़का लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा है, या इसका कोई नाम है तब भी हम बोल देंगे कि राम लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा है, या ऐसे बोल देंगे कि राम किताब पढ़ रहा है। ऐसे भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यानी ये जब हम क्या कर रहा है, ये एक वाक्य है, यानी ये इसको क्या बोलते हैं? एक वाक्य बोल रहे हैं कि जैसे हमने बोला कि राम मान लो किताब पढ़ रहा है। अब देखिए ध्यान से, पढ़ रहा है ये लिखा है हिंदी का वाक्य कि राम किताब पढ़ रहा है। अब पढ़ कहाँ रहा है? ये लाइब्रेरी में। आ रही है बात समझ में?
या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि राम लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा है। तो ये पूरा पूरा क्या निकाल रहा है, वाक्य सेंस निकाल रहा है ना, पूरा कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, अर्थ पूरा कंप्लीट कर रहा है कि वह राम किताब कहाँ पढ़ रहा है, लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। अब सुनने वाला जो व्यक्ति है कि उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि राम जो है लड़का वो लाइब्रेरी में क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, ये क्लियर हो गया। आप लोग लाइब्रेरी जानते हैं ना, आप लोग लाइब्रेरी जानते हैं कि नहीं? ओके, तो एक स्टूडेंट को लाइब्रेरी का पता जरूर पता होना चाहिए। किसी चीज का पता हो या ना हो, लेकिन उसको लाइब्रेरी का पता जरूर पता होना चाहिए। अगर जिसको लाइब्रेरी का पता है, ये लगा लो वो जीवन में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पे है, और कहीं ना कहीं वो अच्छे मार्ग पे भी है और सफलता के नज़दीक भी है। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए लाइब्रेरी का पता आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देर ना करते हुए हम लोग अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं बढ़ता हूं आप लोगों को। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा वो जरा बताएंगे मुझे, कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करेंगे, ताकि मैं उन लोगों को क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट। ओके चलिए आगे चलते। देखिए लिखा है राम ओके, अरे कहाँ हिल्लत है बे। ओके चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। कि लिखा है देखिए राम रीड्स अ बुक, यानी इसकी हिंदी समझिए कि राम एक किताब पढ़ता है। लिखा है कि राम रीड्स अ बुक। मैंने अगर आप बोला कि राम क्या कर रहा है, मैं पूछा हिंदी में कि राम क्या कर रहा है, और आपने बताया कि राम रीड्स अ बुक, तो मुझे ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि राम जो अभी किताब पढ़ रहा है, या लगा लीजिए वह राम किताब पढ़ता है। ओके, तो यानी राम किताब पढ़ता है, यहां पे वाक्य है जो इसका हिंदी निकलेगा राम रीड्स अ बुक का। तो यही हमको निकालना है कि जो इंग्लिश में लिखा है उसकी तो पहले एक हिंदी निकालनी आनी चाहिए हमें, पहली चीज। दूसरी समस्या ये है कि ये जो वाक्य है इसका पूरा पूरा सेंस क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये पहचानने की एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो यानी इसमें क्या है, राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है, राम एक किताब पढ़ता है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि राम जो है किताब पढ़ने का काम करता है। तो यानी ये एक प्रकार का क्या है, सेंटेंस है, यानी जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। और वाक्य का मतलब समझिए बात। वाक्य का मतलब क्या होता है, बात। आ रही बात समझ में? यानी जो आप बात बोलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अब बात भी कई प्रकार की होती है। आ रही है बात समझ में? देखिए मैंने कहा था आपसे कि व्यवहारिक इंग्लिश पढ़ेंगे, यानी व्यवहारिक इंग्लिश, यानी अगर हम देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो नहीं कहते हैं कि उनकर बतियो कई प्रकार का होले भैया, उनकर बतिया कई प्रकार के होले। तो यानी बात को हम कई प्रकार के बोलते हैं। ओके, तो यानी बात को जब कई प्रकार के बोलते हैं तो यानी वाक्य भी कई प्रकार के होते होंगे। तो कौन कौन से वाक्य होते हैं, कि इससे कैसे होते हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल तो अभी यहां तक ये सीख लिए कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य होता कैसा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दिया है। ओके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी पार्ट का मतलब होता है बाबू भाग। ध्यान से समझिए, इसका हिंदी जो मतलब होता है पार्ट का, इसका जो हिंदी मतलब होता है भाग। नहीं कहते हैं कि कई अरे कौन सा पार्ट चल रहा है इस समय, तो स्कूलों में हम लोग पढ़ते थे जैसे 7 में 8 में 9 में पढ़ते थे, तो नहीं कहते थे कि पहला पार्ट चल रहा है, दूसरा पार्ट चल रहा है, तीसरा पार्ट चल रहा है। तो यानी पार्ट का मतलब होता है भाग। आ रही है बात समझ में? इज दैट क्लियर? और फिल्मों में भी होता है इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, इस तरीके से होता है ना। तो पार्ट्स मतलब होता है भाग, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का भाग हम पढ़ेंगे। ऑफ मतलब होता है का, की, के। ध्यान से समझिए, ऑफ की हिंदी, इसकी हिंदी जो होता है का, की, के। इसकी जो हिंदी होती है का, की, के होती है। किसके? ऑफ की। अब यानी सेंटेंस की, यानी वाक मतलब मैंने आपको बता दिया है, बात होता है देसी तरीके से, देसी लैंग्वेज में। यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के भाग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कि जो वाक्य होता है उसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से भाग में कौन कौन से क्या चीजें होते हैं, इसी चीज के बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। ओके, देखिए पार्ट्स ऑफ
सेंटेंस के आप पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम में करके चीर फाड़ करके देखेंगे, चेक करेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी चीज होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को किसी भी प्रकार के टाइफाइड मलेरिया नहीं हो रही होगी इसमें। अगर किसी को हो रही है तो प्लीज कांटेक्ट करें अपने डॉक्टर से, हम यानी इंग्लिश के डॉक्टर से, यानी हमसे कांटेक्ट करें। आई विल गिव यू मेडिसिन। ओके, चले आगे चलते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है जी? समस्या समझिए। सब्जेक्ट मतलब एक सेंटेंस होता है तो उसको हम दो भागों में से डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को बोलते हैं प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ध्यान से समझेंगे। यानी सब्जेक्ट क्या होता है? ये सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? सब्जेक्ट जो हिंदी होता है उसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग कर्ता। अब कर्ता क्या होता है पहले ध्यान से समझिए। कर्ता उसे बोलते हैं जो व्यक्ति काम करता है, यानी जो काम करने का कार्य करे वाक्य में, यानी वाक्य में जो काम करे उसी को बोलते हैं हम लोग कर्ता। यानी बात में जब आप बोल रहे हैं तो जो बात बोल रहे हैं, बात में कौन व्यक्ति काम कर रहा है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, लाइव देखेंगे डेमो तब समझ में आएगा। ध्यान से देखिए। राहुल रीड्स अ बुक। मैंने एक बात बोला, यानी मैंने एक वाक्य बोला, यानी मैंने एक सेंटेंस बोला। कौन सा? कि राहुल रीड्स अ बुक, कि राहुल एक किताब पढ़ता है। अब इसमें सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? पता करिए कि किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है। सवाल करेंगे जब कि किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि राहुल कर रहा है। ये जो राहुल है ये किताब पढ़ने का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। आ रही बात समझ में? मैंने आपको बोला कि वाक्य में जो व्यक्ति काम करे, यानी जो व्यक्ति कार्य करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब ये जो राहुल है इसी को हम क्या बोलेंगे ग्रामर की भाषा में? सब्जेक्ट बोलेंगे। आ रही बात समझ में? ये जो राहुल है इसी को ग्रामर की भाषा में क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे, जिसकी हिंदी होती है कर्ता। जिसकी हिंदी क्या होती है? कर्ता। यानी ये आपको ढूंढने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी कि अगर कोई अब आपसे इसी सेंटेंस में इनकेस पूछ दे कि, देखिए ध्यान से समझिए, इसी सेंटेंस में अगर मैं आपसे ये आप पूछूं कि राहुल रीड्स अ बुक, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो आप आंख बंद करके धड़ाक से बता देंगे कि राहुल जो है क्या है? सब्जेक्ट है। आ रही है बात समझ में? दूसरा वाक्य देखिए इसी का। अब सब्जेक्ट पहचानने के लिए दूसरा एक और वाक्य देख लीजिए, ठीक है? जैसे लिखा है यहां पे, नेहा इज कुकिंग। यहां पे लिखा है नेहा इज कुकिंग। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट कौन है, तो आप सवाल करिए कि कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाना। आ रही है बात समझ में? खाना बनाने का काम कौन कर रहा है जी? अब घर में पूछता ना कौन खाना बना रहा है, तो पता चला कि नेहा जो है खाना बना रही है। पता चला कि आपको कि नेहा जो है खाना बना रही है। तो ये जो नेहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्जेक्ट, जिसकी हिंदी होती है कर्ता। जिसकी हिंदी क्या होती है? कर्ता होती है, यानी काम करने वाला व्यक्ति। इसको बोलते हैं हम लोग काम करने वाला व्यक्ति। इज दैट क्लियर? ओके, अभी हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे और भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। फिलहाल अभी आपको मैंने यहाँ पे नमूना दिखाया है। अब देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। मैंने आपको वो बताया था अभी कि एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट तो जान गए कि हम क्या होता है। अब प्रेडिकेट क्या होता है, इस चीज को समझिए हम लोग कि प्रेडिकेट क्या होता है। ध्यान से समझिए। प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। ओके, विधेय बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए वही सेंटेंस फिर दिया हुआ है कि राहुल रीड्स अ बुक। अब इसमें पहले ये फिर से ढूंढिए कि सब्जेक्ट कौन है इसमें। अब देखिए प्रेडिकेट पढ़ा तो रहा हूं लेकिन कह क्या रहा हूं कि सब्जेक्ट ढूंढिए। आ रही है बात समझ में? देखिए मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश जो है बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश जो है किस तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल हम लोग व्यवहारिक तरीके से पढ़ेंगे। तो ये जो राहुल है, आपको पता है कि राहुल क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि आपसे मैं पूछा हूं
कि इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, तो आपने फटाक से बता दिया कि राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। तो उसके बाद जो कुछ बचेगा उसे प्रेडिकेट में काउंट करेंगे हम लोग। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है, ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट को पहचानने के बाद, जैसे ही सब्जेक्ट आपको पता चला कि ये सब्जेक्ट है, उसके बाद जितना कुछ बचेगा वो सब प्रेडिकेट में आएगा। आ रही है बात समझ में? पहले देखिए, अभी इसको हम लोग और एनालाइज करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। ध्यान से समझिए, प्रेडिकेट क्या है, फिर से समझिए प्रेडिकेट क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले आप समझिए। अब यहां पे वही वाक्य दोबारा दे रहा हूं, लिखा है कि नेहा इज कुकिंग। अब पहले ये समझिए कुकिंग कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो नेहा क्या है, सब्जेक्ट है आपका, यानी नेहा क्या करती है, खाना बनाने का काम करती है। बस यहीं से इसको छाट लो, नेहा। तो यानी ये जब सब्जेक्ट के अंतर्गत आ गई तो बाकी सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद होगी कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किसको क्या बोलते हैं। यह बात मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसी पे। देखिए, ये आगे लिखा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने के का सबसे सरल तरीका। ध्यान से समझिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने का सबसे सरल तरीका। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने का सबसे सरल तरीका देखिए जरा। ओके, अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझेंगे कैसे, इसका सबसे सरल तरीका देखिए कैसे है। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे सरल तरीका ये हाँ भैया, वाह 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 भाई वाह, मौज कर दी। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक साइड लिखा हुआ है सब्जेक्ट और दूसरी साइड क्या लिखा है, प्रेडिकेट। और आपको पता है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ये इसकी हिंदी पता है ना आपको कि नहीं पता है? आपको पता है ना कि सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ता बोलते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। जब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कर्ता बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्ता, यानी काम करने वाला व्यक्ति। और उसके बाद जो सब्जेक्ट पहचानने के बाद जो कुछ बचे उसको हम प्रेडिकेट में काउंट कर देते हैं। मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए वाक्य लिखा है क्या, यहां पे वाक्य देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए जरा। तो देखिए वाक्य क्या लिखा है कि सी का मतलब होता है वह, लड़की के लिए लगाते हैं। आ रही है बात समझ में? सी लड़की के लिए लगाते हैं। सी रन्स, इसकी जो हिंदी निकलेगी उसको बोलेंगे कि वह दौड़ती है। यह हिंदी है, यह इस वाक्य की क्या है, हिंदी है। यह वाक्य है सी रन्स। तो आपको यह समझ में आ गया कि दौड़ने का काम कौन करती है, तो सी यानी वह करती है। तो जब यह वह जो है क्या हो गया, ए हाँ, वह क्या हो गया आपका, थोड़ा सा रुकिए तो जरा, गड़बड़ा गया है। हाँ ओके, चलिए आगे देखते हैं। जब मैंने आपको अभी कहा कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना। अब देखिए ये वही प्रैक्टिस है। लिखा है कि सी रन्स, वह क्या करती है, दौड़ती है। तो ये जो सी है ये आपका सब्जेक्ट हुआ, यानी दौड़ने का काम कौन करती है, यह करती है, वही करती है। तो ये सब्जेक्ट हुआ और इसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। देखिए इसीलिए इस तरीके से मैंने लाइन बना रखी है, इधर सब्जेक्ट और इधर प्रेडिकेट। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल, मुझे उम्मीद होगी कि आपको यह समझ में आ गया होगा ये सब सेंटेंस में। आगे चलिए, दूसरा वाक्य देखिए। यहां पे जो दूसरा वाक्य दिया है, लिखा है कि आई स्पीक। ओके, यानी मैं क्या करता हूं, बोलता हूं। हिंदी वाक्य होगा इसका कि मैं क्या करता हूं, बोलता हूं। आई स्पीक की जो हिंदी मतलब है, इसका मतलब होता है मैं बोलता हूं। अब इसमें बोलने का काम कौन कर रहा है, मैं। अब मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो ये जो आई है इसी को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट का मतलब जो व्यक्ति कार्य करता है, और स्पीक क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं,
प्रेडिकेट। आ रही है बात समझ में? अगला वाक्य देखिए, देखिए वाक्य को समझिए, जब वाक्य को समझेंगे तभी मजा आएगा, और नहीं तो मजा नहीं आएगा। इस बात का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगला वाक्य देखिए, लिखा है यहां पे अगला वाक्य, ओके, ये लिखा है ही स्पीक्स, ओके, ही स्पीक्स, वह बोलता है। इसकी हिंदी होती है, इसकी जो हिंदी होगी वह होगी वह बोलता है। यह क्या है बाबू? इसकी हिंदी है कि वह बोलता है। अब बोलने का काम कौन कर रहा है? वह। यह कर रहा है वह, तो वह क्या हो गया बाबू? सब्जेक्ट हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या? काम करने वाला व्यक्ति, और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। यानी उसके बाद जो सब्जेक्ट के बाद जो कुछ बचे उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं आप लोगों के सामने। ये देखिए, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसमें कर लेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आप लोग छांट लेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्यों छांट लेंगे ना? देखिए जैसे कैसे छाटेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए। लिखा क्या है? राम किल्ड, राम ने जान से मार दिया। राम ने क्या कर दिया? जान से मार दिया। तो जान से मारने का काम कौन किया? इसकी जो हिंदी होती है, लिखा है राम जान से मार दिया, ओके, ये इसकी हिंदी है कि राम जान से मार दिया। तो किसने जान से कौन मारा है? राम। तो राम क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। यानी जान से मारने का काम कौन किया? राम किया। तो राम को हम सब्जेक्ट बोलेंगे और किल्ड को क्या बोलेंगे बाबू? प्रेडिकेट बोलेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत सरल है, बहुत इजीली तरीके से इस चीज को पढ़िए। बहुत बेसिक है ये। बेसिक जिसका कंप्लीट रहेगा, बेसिक जिसका क्लियर रहेगा, वही जाके एग्जाम में धुरंधर तरीके से मैच खेल सकता है। अदरवाइज कुछ लोग ये सोचेंगे कि अरे सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं आप लोग, इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं, इतना बेसिक कौन पढ़ता है सर? तो मेरे दोस्तों, जब तक किसी भी बिल्डिंग का बेस मजबूत नहीं रहेगा वो बिल्डिंग कभी भी ऊंचाइयों को नहीं छू सकती। आप ये उम्मीद लगाइए, भारत में उतनी लंबी लंबी बिल्डिंगें नहीं बनती है, उतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं बनती है, लेकिन दुबई में इतनी लंबी लंबी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती है। क्यों बनती है पता है? क्योंकि उसका पहले बेस मजबूत करते हैं वहाँ के लोग। वहाँ के लोग पहले सबसे पहले बेस मजबूत कर देंगे, बेस मजबूत कर देंगे, उसके बाद ले खींच देते हैं ऊपर बिल्डिंगें। इतनी तगड़ी तगड़ी बिल्डिंगें कि आपके सिर जो है चकरा जाएंगे देख के। तो लेकिन इंडिया में नहीं होता। इसीलिए क्यों? क्योंकि इंडिया के लोग जो है, इंडिया में क्या करते हैं, कोई भी चीज कोई भी लोग अपना बेस ही मजबूत नहीं करते। उनको कह दो बेस पहले मजबूत करो, वो बुरा मान जाते हैं जी। उनको कह दो पहले तुम अपने ऊपर वर्क कर लो, नाराज हो जाते हैं जी, जाकर ठुना ला के बैठ जाते हैं। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी आपसे उम्मीद है इस बात की कि आप अपना बेसिक कंप्लीट करेंगे। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इस बात को समझिए, इस बात को समझना आपको बहुत आवश्यक है। जब तक आप देखिए, लोग कहते हैं कि इंसान बड़ा तब होता है, ऐसा नहीं है कि इंसान बड़ा तब हो जाता है जब वो बड़ी बड़ी बातें समझे। इंसान बड़ा तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें समझे। इंसान बड़ा तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझे। आ रही है बात समझ में? जब वो छोटी छोटी बातें समझना शुरू कर देगा तो समझ लीजिए वो आदमी बड़ा हो गया। इसीलिए मेरी उम्मीद जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप पहले अपने बेसिक को कंप्लीट करें, उसके बाद एग्जाम की प्रैक्टिस की करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। फिर देखिए क्यों नहीं आपसे क्लियर होगा, क्यों नहीं एग्जाम क्लियर होगा। होगा जरूर होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूक तो होगा। इसीलिए अगर आपको आपका बेसिक कंप्लीट रहेगा, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी जाकर आप आगे जाके अच्छा कर सकते हैं। चलिए, इसीलिए मैं आपको इतना बेसिक पढ़ा रहा हूं, इतना बेसिक। देखिए 5-6 की चीजें पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां है, इसमें मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग खुद समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा है। इसमें मुझे उम्मीद होगी कि पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है। चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं बताता हूं आपको कि राहुल गोस लिखा है राहुल गोस
यानी राहुल क्या जाता है, लिखा है कि राहुल जाता है। अब राहुल क्या करता है, जाता है लिखा है, तो ये राहुल जो है सब्जेक्ट होगा आपका, और गोस जो जाने की प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। आ रही है बात समझ में। अगला देखिए, लिखा है राजू राइट्स, राजू क्या करता है, लिखता है। तो ये जो राजू है, इस राजू क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, तो राजू सब्जेक्ट होगा और राइट्स क्या होगा आपका, प्रेडिकेट होगा, प्रेडिकेट होगा। ओके, तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। छठवां नंबर देख लिया आप लोगों ने। चलिए सातवां देखिए जरा, तो लिखा है क्या, सातवां देखिए, लिखा है रेखा वेंट, रेखा गई, रेखा का गई, रेखा वेंट, जाने का काम कौन किया, रेखा, क्या की, चली गई, तो रेखा वेंट, तो रेखा क्या होगा आपका, सब्जेक्ट होगा, और वेंट क्या, प्रेडिकेट होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सब्जेक्ट होगा, जाने का काम कौन की, रेखा, और ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाक्य देखिए, लिखा है कि दे रीड, वे पढ़ते हैं। इसकी हिंदी होगी कि वे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब कौन पढ़ते हैं, वे, दे की जो हिंदी होती है वे भी होती है और वे लोग भी होती है। ध्यान समझिए, इसकी दो हिंदी होती है, वे भी होती है और वे लोग भी होती है। इज दैट क्लियर। तो यानी दे रीड, यानी वे लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने का काम कौन करता है, वे, यानी वे लोग। तो वे लोग क्या हो जाएंगे बाबू, यहां पे ये सब्जेक्ट हो जाएंगे और बाकी ये क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। आई बात समझ में। देखिए मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को यहां तक समझ में आएगा। बिल्कुल लास्ट सेंटेंस हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। ये देखिए, दे केम, वे लोग, इसकी हिंदी जो होगी वे लोग आए, इसकी जो हिंदी है ये है हिंदी, वे लोग आए। आने का काम कौन किया, वे लोग। तो वे लोग क्या हो गया बाबू, सब्जेक्ट हो गया। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब्जेक्ट। बाकी जो कुछ बचेगा उसको हम किस में काउंट करेंगे, प्रेडिकेट में। किस में काउंट करेंगे, प्रेडिकेट में। इज दैट क्लियर। देखिए यूपी टेट को सिर्फ बेस पे मैं पढ़ा रहा हूं, यूपी टेट को ध्यान में रखकर, इसीलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। मोस्ट वेलकम है वंस अगेन आपका शिक्षित आजमगढ़ चैनल में। हाथ जोड़कर दोस्तों, गरीबों का जरूर मदद करें, उन बच्चों को मदद करें जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, या उन बच्चों की मदद करें जो गांव से बिलोंग करते हैं, कोचिंग आने में वो असमर्थ है, और उन लेडीज़ का, उन लड़कियों का, उन लड़कों का मदद करें जिनके पास वक्त नहीं मिल पाता कोचिंग करने के लिए। शिक्षित आजमगढ़ चैनल एक पहल की है जो आप लोगों को यूट्यूब पे आप लोगों को प्रोवाइड करती है फ्री में क्लासेस। यहाँ पे एक से एक धुरंधर लोग पढ़े हैं, जहाँ से आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी, पॉलिटी, इंग्लिश, आप अपना अच्छे से, बहुत ही बेसिक लेवल से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, वो भी फ्री में। आ रही है बात समझ में। चलिए जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हमारे जितने भी धुरंधर हैं सारे लोग एक एक करके आपके कमेंट को एनालाइज करते हैं, ताकि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। ओके, तो चले आगे चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यहां पे फिर से देखिए, मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मैंने इतने एग्जाम्पल आप लोगों को बनाए हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आपका पेंडिंग ना रह जाए। आ रही बात समझे। मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया कि प्रैक्टिस से कुछ भी पाया जा सकता है। बाय प्रैक्टिस से यू कैन अचीव एनीथिंग। आ रही बात समझे। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं अगर आप कृष्ण को भगवान मानते हैं, भगवान मत मानिए आप कृष्ण को, एक जो है आप उन्हें एक जो है कोच के रूप में मानिए, कि अगर आप कृष्ण को एक कोच के रूप में मानेंगे तो आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी चीज पे महारत हासिल करने के लिए, किसी भी चीज में आपको एक्सपर्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस उतना महारत हासिल करेंगे, उतनी सफलता आपकी शानदार होगी।
प्रैक्टिस, इसीलिए मैंने आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बनाई हुई है। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट में, फिर से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो बनाया है मैंने। यहां पे राम लिखा हुआ है, राम प्लेस। राम क्या करता है? खेलने का काम करता है। तो अब उम्मीद होगी कि इस वीडियो में आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि राम जो है क्या, एक सब्जेक्ट है, यानी जो व्यक्ति क्या करता है, काम करने का कार्य करता है, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। और ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि बोर भी फीलिंग करे कि अरे क्या सर आप इतना सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा रहे हैं, इतना बता रहे हैं, हम लोग बच्चे चुन्नू मन्नू थोड़ी है। आ रही है बात समझ में? अब हम लोग वो नहीं रह गए जो झुंझुना लेके हम लोग क्या घुमाए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये वाला पार्ट इसलिए बता रहा हूं कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरे मुझे पता है कि आप चुन्नू मुन्नू नहीं है, आप जो है झुंझुना आप नहीं बजाते हैं, मुझे इस बात का पता है, इसीलिए। लेकिन इस वाली जो तालिका को, इस वाली टेबल को जरूर पढ़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चले देखो। अच्छा ऊपर देखिए, पहले हम लोग क्या पढ़े, राम प्ले, राम प्लेस पढ़े हैं। अब आगे देखिए अगला, ये देखिए लिखा है ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो आपको यह समझ में आ गया कि यह भी सब्जेक्ट है और यह भी प्रेडिकेट है। ठीक है, अब आइए अगला, यह लिखा है, ध्यान से देखिए, स्मोकिंग इज इंजेरियस। ठीक है, मतलब धूम्रपान, सिगरेट, सुट्टा मारना आपके सेहत के लिए क्या है, नुकसानदेह है। लड़के हैं ना, ड्यूक ले लेंगे, केटीएम ले लेंगे, अपाची ले लेंगे, पल्सर ले लेंगे और ऐसे सुट्टा मारते हैं ना, तो इस पे ध्यान मत दीजिए। अरे बात समझिए, सुट्टा बाद में मार लीजिएगा, पहले इस पे ध्यान दे लीजिए। ओके, सुट्टा मारने में बहुत हीरोबाजी नहीं है। सुट्टा हमें क्या होता है कि हमारी लत कैसे बनती है, हम शौक के लिए सुट्टा मारते हैं, शौक के लिए सुट्टा मारते हैं, हम दिखाते हैं कि हम हैं कुछ। अब सुट्टा मारते हैं, हर लड़का कोई चाहता नहीं है सुट्टा मारना, लेकिन क्या करता है, वो सुट्टा ऐसे मारता है। अब मारते मारते वो अपने दिखावे के चक्कर में इतना सुट्टा मार लेता है कि फिर वो हैबिचुअल एक्शन बन जाता है, उसका हैबिट हो जाती है। अब वो सुट्टा ऐसे उसको हर हालत में चाहिए ही चाहिए। अच्छा, उससे होता कुछ नहीं है, उससे ना पेट भरता है, ना ही बहुत ज्यादा मजा आ जाता है, ना ही बहुत ज्यादा मूड फ्रेश हो जाता है, ना ही कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि उससे बहुत ज्यादा कुछ हो जाता है, लेकिन वो क्या बन जाता है, आपका हैबिचुअल एक्शन बन जाता है। कब ये बन जाता है, जब आप शुरू में, उसकी शुरुआत तब ऐसे ही होती है कि आप अपना एटीट्यूड, अपना यूगो दिखाने के चक्कर में आप ऐसे सुट्टा मारते हैं, और वही फिर आपको आगे चल के क्या बन जाता है, आपका हैबिट बन जाता है, और जो आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो वही चीजें लिखा है यहाँ पे कि स्मोकिंग इज इंजीरियस, यानी धूम्रपान आपके लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो चलिए मैं आपको धूम्रपान तो पढ़ा दिया, आगे देखिए हेल्थ के बारे में पढ़ा देता हूं। लिखा है टू वॉक इज यूजफुल, यानी टहलना आपके लिए क्या है, लाभदायक है। आ रही है बात समझ में? तो देखिए यहां पे 4 चीजें मैंने पढ़ाई है। मैंने आपको बताया था कि आप चुन्नू मुन्नू नहीं है, मैंने आपको बोला था कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्यों बता रहा हूं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे जो राम लिखा है, ये एक प्रकार का नाउन है आपका, ये एक प्रकार का क्या है, नाउन है। इसी पार्ट को समझेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के पार्ट को, प्रेडिकेट के पार्ट को नहीं समझेंगे अभी। प्रेडिकेट हमें नहीं समझना है अभी, अगर इसको समझेंगे तो लगा लीजिए आप पे धारा कोई भी लग सकती है। ओके, तो अभी आपको ये नहीं समझना है, आपको क्या समझना है, सब्जेक्ट समझना है। इज दैट क्लियर? सिर्फ सब्जेक्ट समझना है। जो व्यक्ति अगर प्रेडिकेट इस समय समझने की कोशिश करेगा, उस पर कानूनन कार्रवाई हो सकती है किसी भी वक्त। ओके, तो आपको क्या समझना, पहले सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, इसी टेबल में हम लोग पढ़ेंगे। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, इसी टेबल में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए ये जो राम लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। अगर इसी की जगह राम की जगह नेहा रहता, तो नेहा भी एक प्रकार की क्या है, नाउन है। राम की जगह लक्ष्मण रहता, तब भी नाउन है। अगर इसी की जगह सीता रहता, तब भी ये नाउन है। इसी की जगह इंडिया रहता, तब भी ये नाउन है। इसी की जगह गंगा रहता, गंगा, तब भी ये नाउन है। अगर इसी की जगह गोविंदा रहता राम की जगह, तब भी नाउन है। अमिताभ बच्चन रहता, तब भी नाउन है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहता, तब भी नाउन है।
परेश रावल रहता तब भी नाउन है, शाहरुख खान रहता तब भी नाउन है, सलमान खान रहता तब भी नाउन है, वरुण धवन रहता तब भी नाउन, अक्षय कुमार रहता तब भी नाउन है, अजय देवगन रहता तब भी नाउन है, बनारस रहता तब भी नाउन है, लखनऊ भी रहता तब भी नाउन है। आ रही है बात समझ में? यानी एक सब्जेक्ट जो है नाउन का नाउन होता है। आ रही है बात समझ में? यानी पहला क्या है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। तो पहला प्रकार समझे कि एक सब्जेक्ट नाउन भी होता है। इतना समझ में आ गया? दिल्ली रहता वो भी नाउन है, कानपुर रहता वो भी नाउन, फरीदाबाद रहता नाउन है, हरियाणा रहता नाउन है, नदी रहता नाउन है, ठीक है, झुंझुना रहता वो भी नाउन है। जो बजाते हैं ऐसे बच्चा छोटे चुन्नू मुन्नू घर में होते हैं ना, तो ऐसे बजाते हैं ना, वो उनकी बात कर रहा, वो भी नाउन है रहते। आ रही है बात समझ में? तो इतना समझ में, मास्टर जी नाउन है, स्कूल क्या है, नाउन है। तो यानी एक सब्जेक्ट जो है नाउन भी होता है। इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का रोल खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, आगे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है दूसरा वाक्य है बाबू, लिखा ही रीड्स। यानी इतना समझ में आएगा कि ही तो आपका सब्जेक्ट है और रीड्स आपका प्रेडिकेट है। इतना समझ में आ गया। लेकिन जो ये ही है, इसको ध्यान से समझिए, जो ये ही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और इसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। लेकिन जो ही है ये एक प्रकार का प्रोनाउन है। ये एक प्रकार का क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन क्या होता है? समस्या समझिए। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, ध्यान से समझिए, इसको बोलते हैं सर्वनाम। अब ये प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वह है जो नाउन की जगह काम करता है। आ रही है बात समझे? जैसे प्रिंसिपल साहब की जगह पे छोटे प्रिंसिपल साहब काम करते हैं ना, नहीं रहते हैं कि वाइस प्रिंसिपल है ये, तो वाइस प्रिंसिपल साहब भी एक प्रिंसिपल का ही काम करते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। यानी जो नाउन की जगह पे काम करे उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तो यानी ये जो प्रोनाउन है ये भी एक प्रकार का क्या है? सब्जेक्ट है। तो यानी ये आपको समझ में आया कि एक सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन भी होता है। नाउन तो होता ही है, अब क्या प्रोनाउन भी होता है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए लिखा है स्मोकिंग इज इंजीरियस। अब ये जो स्मोकिंग है, ये जो स्मोकिंग है ये भी एक प्रकार का क्या है? नाउन है। सॉरी, ये भी एक प्रकार का क्या है? सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट मतलब ये भी क्या कर रहा है? मेन काम कर रहा है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यानी जब ये सब्जेक्ट है तो ये, लेकिन वास्तव में है क्या? ये जो है क्या? और टू वॉक ये भी एक प्रकार का सब्जेक्ट है, ये भी एक प्रकार का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? पहले नाउन तो प्रोनाउन तो समझ लिए, ये दोनों क्या है? इन दोनों को समझने के लिए ये देख लीजिए, ध्यान समझिए। लिखा है यहां पे, इस चार्ट को समझिए, यहां पे लिखा है राम इज अ नाउन। मैंने आपको बताया कि उसमें जो वाक्य दिया है वो प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का सब्जेक्ट है, नाउन। राम जो है एक प्रकार का क्या है? सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट है तो इसको हम किस में काउंट करेंगे? नाउन। अब उसी सेंटेंस में ही दिया हुआ है, तो ही को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन ये भी क्या है? सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया कि ही भी क्या है? एक आपका सब्जेक्ट है। अगर सी रहता वो भी सब्जेक्ट है होता, यानी सी को भी प्रोनाउन बोलते हैं। अभी प्रोनाउन की क्लास भी चलने वाली है बहुत जबरदस्त तरीके से, और नाउन की भी क्लास चलने वाली है बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत डीपली तरीके से। आप लोग टेंशन में मत आइए, हेडेक में मत आइए, परेशान मत होइए, उलझन में मत होइए। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद स्मोकिंग। अब ये जो स्मोकिंग है ध्यान समझिए, मैंने स्मोकिंग थी ना अभी वहां पे, देखिए स्मोकिंग यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे पहले ये, या देखिए स्मोकिंग इज इंजीरियस है ना, यहाँ पे स्मोकिंग। अब इसी स्मोकिंग को हम लोग वहां पे डिस्कशन करने वाले हैं कि स्मोकिंग क्या है। ध्यान समझिए, ये स्मोकिंग एक प्रकार का जीरेंड है बाबू। ये स्मोकिंग एक प्रकार का क्या है? जीरेंड है। स्मोकिंग ये क्या है? जीरेंड है। अब जीरेंड क्या है? आपने नाउन प्रोनाउन का नाम तो सुना होगा। जीरेंड क्या है? पहले शॉर्ट में जीरेंड को ध्यान से समझ लीजिए। जीरेंड में ये जो मेन वर्ब होती है, वर्ब का पहला जो फॉर्म होता है, जिसको जो लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच हल्का फुल्का पढ़े होंगे उनको पता होगा कि वर्ब यानी क्रिया, क्रिया क्या होती है। जिनको नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आता पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इस चीज को हम लोग एक एक करके, एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे। ओके, वीडियो में इसीलिए बने रहे, परेशान मत हो, उलझन में मत हो बिल्कुल।
ये इसी में प्लस आईएनजी लगता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी लगता है, तो जीरंड का रूप लेता है। ऐसा नहीं है कि आप हर सब में लगा देंगे, जिसमें आईएनजी लगाओ जिस वर्ब में वो जीरंड ही है। हर कोई जीरंड नहीं हो सकता। इसके कैसे होते हैं जीरंड की एक पार्ट, एक सीरीज पढ़ेंगे आप लोग, एक सेक्शन है जीरंड का पूरा, जिसमें हम जीरंड को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट पर कवर करेंगे। इज दैट क्लियर? उलझन वाली, परेशान होने वाली, बहुत ज्यादा लोड वाली, दिमाग पे प्रेशर डालने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो में लगातार बने रहे, वीडियो को मिस ना करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें शिक्षित आजमगढ़ चैनल को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये स्मोकिंग एक प्रकार का क्या है, जीरंड है। कुछ लोगों के पल्ले ये नहीं पड़ा होगा जीरंड। ओके, अभी हम जब ये क्लास चलेगी तो वो उसमें आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या चीजें आपके पल्ले पड़ने वाली है, क्या चीजें आपके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। चलिए ये देखिए, ये भी नहीं पढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ये टू वॉक, यहां पे लिखा है टू वॉक इज द इन्फिनेटिव। क्या लिखा है, इनफिनेटिव। ये भी एक प्रकार का सब्जेक्ट है आपका, मैंने आपको बताया था। ये भी एक प्रकार का क्या है, सब्जेक्ट है। इसे भी हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। ये बनता है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आप टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाते हैं, तब इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो तो दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही होगी। इस बात की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों से। ओके माय डियर स्टूडेंट, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। अब ये जो यानी एक सब्जेक्ट जो होता है, यानी एक सब्जेक्ट जो होता है, आप ध्यान से समझिए, एक सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, ध्यान से समझिए। यानी एक जो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट को समझते हैं। यानी एक जो सब्जेक्ट है वो चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा बाबू? पहला नाउन, जिसमें राम लिखा हुआ था। ओके, दूसरा प्रोनाउन, जिसमें आपका सी और ही दिया हुआ था। उसके बाद तीसरा, ही तो नहीं लेकिन सी लिख देता हूं मैं इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तीसरा जीरंड, ओके, जिसमें आपका स्मोकिंग दिया हुआ था। उसके बाद चौथा टू वॉक, यार ये, हाँ रुक जाओ, ओके। उसके बाद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जिसमें क्या दिया हुआ था, टू वॉक। यानी एक आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक जो सब्जेक्ट है वो कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। यानी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, काम करने वाला व्यक्ति का क्या होता है, फिर से समझिए, काम करने वाला व्यक्ति। काम करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और एक सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, चार। नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड और इन्फिनेटिव। नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड एंड इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, जीरेंड, प्रोनाउन, नाउन। आ रही बात समझ में? जीरेंड, प्रोनाउन, नाउन, इन्फिनेटिव, प्रोनाउन, जीरेंड, इन्फिनेटिव, नाउन, नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड और इन्फिनेटिव। आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। यानी आपको ये कंफर्म हो चुका है कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड और इन्फिनेटिव। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं हो रही होगी। इस बात की मुझे पूरी पूरी आपसे क्या है, उम्मीद है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उन लोगों को फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। ओके जरा आगे आ जाए। हाँ ये देखिए यहां पे लिखा है नोट। अब भाई नोट लिखा है तो यानी गांधी जी की नोट की बात नहीं होती है, नोट। अब नोट में देखिए, इन्हें मेन वर्ड या हेड वर्ड भी कहते हैं। यह जो सब्जेक्ट है इनको हम लोग मेन वर्ड या हेड वर्ड भी कहते हैं। यानी जो सब्जेक्ट है, यानी जो ये नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड,
और इन्फिनेटिव पढ़ाया है, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट भी बोलते हैं, इनको हम मेन वर्ड भी बोलते हैं और हेड वर्ड भी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? यानी कितने नाम दे सकते हैं? सब्जेक्ट, मेन वर्ड, हेड वर्ड। आ रही है बात समझ में? इन्हें हम क्या बोलते हैं? 3 नाम से बुलाते हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ड, हेड वर्ड भी बोलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आप ध्यान दीजिए सब्जेक्ट पे, यही बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इज दैट क्लियर? मेन वर्ड, हेड वर्ड कब होते हैं ये हम आगे चल के समझेंगे, अभी इसी अगली वीडियो में हो सके तो। अभी इसमें पहले हम समझ लेते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। ओके, आगे देखिए जरा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये यहां पे आ गए हम लोग। अब ध्यान से समझिए, मैंने कहा था पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट जो मैं ऊपर अभी आपको डीपली बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से बताया है मैंने, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब यहां पे मैंने लोगो बनाया है ताकि आपको एकदम और अच्छे से समझ में आ जाए। और कुछ लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले, जो लोग नहीं लेना चाहते वो बात की बात है। देखिए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यहां पे हम लोग, सॉरी मेरे गलती हो गई मुझसे, मैंने कुछ बोल दिया। हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा है, आ रही बात समझ में? हमने क्या पढ़ा है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी कर्ता, यानी कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। मेरे दिमाग से जो है ना बाय मिस्टेक निकल गया। ओके, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं अभी। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट जो है, चलिए आप एक काम करिए, क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।